हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद जीएस कोचिंग सेंटर में। मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, आज हम लोग संविधान पढ़ेंगे। कई मित्र हमारे जो है कहें कि भूगोल ही से पढ़ाएंगे, संविधान हमारा छूट जाएगा पीछे। हम कहा ठीक है, चलिए संविधान भी शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 5 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो इन 5 में से अधिकतर एग्जाम में कोई न कोई आ जाता है और विद्यार्थियों से कन्फ्यूजन होने की वजह से गलत कर देते हैं। तो आज हम 5 अनुच्छेद पढ़ेंगे और हम आज ऐसा उस 5 अनुच्छेद को इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख लिए तो पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा गारंटी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम सीखेंगे कि आई लव यू से कैसे हम अनुच्छेद को याद रखें। ठीक, तो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 44। ठीक है, देखिए आर्टिकल 44। देखिए अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डीपीएसपी में आर्टिकल 44 का उल्लेख है, जो भाग 4 में है। इसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 44 में अनुच्छेद 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता, कि भारत में एक समान नागरिक संहिता हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता के तरफ अपनी कार्य योजना को, अपने नियम को समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ाएं। एक देश में एक कानून हो, दोहरा मापदंड न हो, सबके साथ एक तरह का व्यवहार हो, एक ही नियम सबके ऊपर लागू हो। ये अभी फिलहाल गोवा में है। गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, पूरे भारत में और किसी भी राज्य में लागू नहीं है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि इसके तरफ वो कदम बढ़ाएंगे, फिलहाल अभी कुछ हुआ नहीं है। ठीक, तो समान नागरिक संहिता। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। कैसे हम याद रखेंगे कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। पहला कहानी इसमें ये है कि देखिए क्या लिखा है, समान। ठीक, समान नागरिक संहिता समान। ये क्या है, फोर। ये क्या है, फोर। ये दोनों क्या है, समान। ध्यान दीजिएगा, एक समान नागरिक संहिता, ये क्या लिखा है, समान। और ये क्या है, समान। तो देखिए जब भी एग्जाम में पूछे समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो आप तुरंत देखिएगा कि ये 4 रहेगा, 44 रहेगा, 42 रहेगा, इस तरह रहेगा। तो तब तुरंत आप देखिएगा किसमें दोनों समान है। तो दोनों समान किसमें है, अनुच्छेद 44 में। तो क्या हो गया, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ये दोनों समान है, इसलिए समान नागरिक संहिता। ठीक, पहली कहानी सब लोग सीखें, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। ठीक, अब दूसरी कहानी में पहुँच चलते हैं। दूसरा अनुच्छेद तो पहला हो गया, दूसरा हम पढ़ते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 इसमें क्या है, पहले लिख लेते हैं। इसमें है न्यायपालिका का आर्टिकल 50 में क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक, अब पहले ये समझ लेते हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होता क्या है। देखिए जो न्यायालय है वो कार्यपालिका, जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से, जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग हो। पृथक्करण का मतलब और कुछ नहीं होता, पृथक्करण का मतलब है अलग। अलग
यह इससे अलग हो। अब देखिए, संविधान जब लिखा जा रहा था, संविधान बनाने वालों ने इतना दिमाग लगाया, इतना समझदार थे सब, वो जानते थे सब कि अगर कार्यपालिका को न्यायपालिका में सम्मिलित कर देंगे, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, इन सबको न्यायालय में अगर कोई पद या कोई पद दे दिया जाए या नियुक्ति में इनको सम्मिलित कर दिया जाए, किसी भी मामले में अगर न्यायालय में ये सब आ गए, तब ये सब जो अपराध करेंगे उसके लिए सजा दे ही नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जेल में हैं, जेल गए थे, वो कार्यपालिका के थे। अगर वो न्यायपालिका में सम्मिलित रहते तो क्या वो जेल जाते? कभी नहीं जाते। तो देखिए, न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से हमेशा पृथक्करण रहता है, अलग अलग रहता है। आप समझेंगे कैसे? समझने के लिए देखिए, ये क्या लिखा है 50, और इसमें क्या किया गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या कर दिया गया, 50-50 अलग कर दिया गया है। ये 50-50 अलग कर दिया गया है, 50-50 अलग कर दिया गया। ठीक, देखिए एक वनडे मैच होता है 50-50 ओवर का, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। यहाँ से भी कि वनडे मैच होता है 50-50 का, 50 ओवर ए टीम खेलती है, 50 ओवर बी टीम। ऐसा नहीं होता 50 इसको खिला दिए, इसको 40 कर दिए, दोनों को 50-50 कर दिए, दोनों को बांट दिए बराबर बराबर। उसी तरह न्यायपालिका का कार्यपालिका को बांट दिए हैं बराबर बराबर। आप जुडिशरी देखिएगा, आप एग्जीक्यूटिव, आप जो है कार्यपालिका देखिएगा। ठीक, तो ये हो गया 50-50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50, 50-50 न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे पे। तीसरा हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 76। देखिए आर्टिकल 76 में अनुच्छेद 76 में उल्लेख किसका है, तो है महान्यायवादी। महान्यायवादी, देखिए महान्यायवादी ये होता क्या है पहले जान लें। महान्यायवादी ये भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। क्या करता है? भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। ठीक, किसी भी कानूनी या विधिक मामले में ये भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। अब इसके पीछे हम लोग कहानी देखते हैं कि अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है, इसके पीछे कहानी समझते हैं। क्या कहानी है? देखिए क्या लिखा है 76, क्या लिखा है 76। अब देखिए कहानी ये है कि जब हाई स्कूल में या मैट्रिक्स में लड़का जब पढ़ता है तो वो उसी के क्लास में किसी लड़की से अफेयर हो जाता है। ये नॉर्मल बात है, उस उम्र में लड़का लड़की का चक्कर हो गया। ठीक, अब वो लड़कवा लड़किया से लगा फ़ोन से बतियाने, अब लगे सब बात करने, बात करते करते एक आध महीना हुआ, दोनों घुल मिल गए। अब वो लड़किया के घर इत्तेफाक से कोई था नहीं, उसके पिताजी बाहर सोए थे, कोई था नहीं। और लड़कियां फ़ोन करके लड़का को कह रही है चले आइए, कोई है नहीं, चले आओ पीछे वाले छत से चले आओ। अब वो लड़कवा उस लड़किया के बात में आ करके चला गया, उसके घर पिछले छत से चला गया। और जैसे ही कमरे में गया तब तक उसके पिताजी जाग करके आ गए। अब वो आ गए, अब देखते लड़का का तो हवा निकल गया। अब वो देखते ही वो शोर कर दिए लड़के के पिताजी। अब मोहल्ले वाले आए और उस लड़के को खूब लतिया दिए, खूब पहले उसको मारे। उसके बाद जब मार लिए तब वो 100 नंबर पे फ़ोन कर दिए और लड़का जो है चला गया जेल। अब उसके पिताजी धारा क्या लगवाए, पुलिस वाले धारा क्या लिखे, कह दिया हम लड़कियां नहीं बुलाई थी, ये आया था रेप करने, और रेप का धारा होता है 376। रेप का धारा होता है 376। अब वो लड़कवा के ऊपर धारा लग गया कौन? 376। और 376 को गांव में क्या कहते हैं? छिहत्तरा। 76 में ये चला गया जेल। और जैसे ही ये धारा लगेगा
वो 14 दिन के न्यायिक हिरासत में चला जाएगा। 14 दिन से पहले वो बेल की अपील कर ही नहीं सकता, वो खारिज हो जाएगी। ठीक, अब ये चला गया जेल, और जब ये जेल चला गया लड़का, तब ये क्या करेगा, अब इसके घर वाले क्या करेंगे, सलाह लेंगे। किससे सलाह लेंगे, किसी वकील से सलाह लेंगे। किससे लेंगे, किसी वकील से सलाह लेंगे कि लड़का को कैसे छुड़ाना है, लड़का का गलती नहीं था, वो लड़कियाँ बुलाई थी, सब सलाह लेंगे। तो हम तो पढ़ रहे हैं संविधान, तो संविधान में इसका उपयोग कहाँ है, तो 76 वहाँ कहाँ लगा, कब और लगा कब, 76 लड़कवा के ऊपर लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि वकील से वो सलाह लिया। तो उसी तरह यहाँ क्या है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से सलाह कौन लेगा, भारत सरकार। भारत सरकार मतलब पीएमओ, भारत सरकार महान्यायवादी से सलाह लेगा और ये विधिक उसको सलाह देंगे। तो अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत सरकार जो है महान्यायवादी से सलाह लेगा, महान्यायवादी के उल्लेख है। ठीक, ये महान्यायवादी जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं। महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय में ये सरकार का, भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। ठीक, इसकी कहानी आप समझ गए। अब हम चलते हैं चौथे आर्टिकल पे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 4 नंबर का पढ़ते हैं, क्या है, अनुच्छेद 108। ठीक, अनुच्छेद 108 में है क्या, पहले जान लेते हैं। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। देखिए होता क्या है, आप सुने होंगे कि लिखा जाता है कि किसी किसी के नाम के आगे लिखा जाता है श्री श्री 108 ज्ञानी जी महाराज, श्री श्री 108 रविशंकर महाराज। अब देखिए 108 किसके सामने लगता है, जो बहुत सम्मान रखते हों समाज में, जो बहुत बड़े साधु हों, बहुत बड़े संत हों, उनके सामने लिखा जाता है श्री श्री 108। उनको जब बुलाया जाता है तब देखेंगे पर्चा पे लिख के हर जगह सटा होगा कि श्री श्री 108 रविशंकर महाराज या ये ज्ञानी महाराज जौन भी, ये इस जगह इस दिन उपस्थित होंगे, इस दिन आ रहे हैं। तो आके करते क्या है, भाषण देते हैं और लोग बैठ के बड़ा प्यार से सुनते हैं। वो जब भी आते हैं तो प्रवचन देते हैं और लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। तो क्या उनके नाम में आगे लिखा रहता है श्री श्री 108। ठीक, वो क्या करते हैं, भाषण देते हैं। तो उसी तरह हम तो संविधान पढ़ रहे हैं, कहानी हम क्या, अब देखिए उसी तरह क्या होता है, यहाँ अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक, ये भाषण देने के लिए किसको बुलाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा को। ये तो महाराज जी है नहीं कि पब्लिक किसको बुलाएंगे, ये राष्ट्रपति, हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त दोनों को मिला करके एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ये संसद के सेंट्रल हॉल में होता है। ठीक, तब देखिए श्री श्री 108 ज्ञानी जी महाराज क्या कर रहे थे, वो लोगों को बुला करके भाषण दे रहे थे। तो इसमें राष्ट्रपति क्या किसको बुला करके देंगे, लोकसभा और राज्यसभा के लोगों को बुला करके, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुला करके ये भाषण देंगे। और इसको कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। ये गतिरोध जब कोई स्थिति, किसी बिल पे गतिरोध की स्थिति हो जाती है तब ये बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। ठीक, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। और लास्ट और आखिरी हम चलते हैं 5वें पे, आर्टिकल 143 पे, जो हम वीडियो में पहले बताए थे कि आई लव यू से कैसे हम अनुच्छेद सीखें।
देखिए यह क्या है, अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 देखिए आर्टिकल 143 में है क्या, पहले यह जान लेते हैं। आर्टिकल 143 में है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है या लेता है, जो भी थोड़ा सा अच्छा शब्द लिखना। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, आर्टिकल 143 में है। अब देखिए इसके पीछे कहानी समझिए। 143 कहाँ से आया है। 143 देखिए ये कितना अक्षर है, 1 2 3 4, ये क्या हो गया 4, 1 2 3। देखिए ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। तो 143। अब यहाँ इसका यूज हम देखिए क्या कैसे करते हैं। जब लड़का कक्षा 10 में पढ़ता है और 10 में पढ़ता है, कोई लड़की उसको 2-3 बार देख ली एक दिन में, अब वो लड़का कन्फ्यूजिया गया, वो सोच रहा है अरे बाप रे कहाँ वो हमको देख रही है, लग रहा है उसके मन में हमारे प्रति चाहत है। अब वो लड़कवा एकदम सोच में पड़ गया कि लड़कियाँ लग रहा है हमको पसंद करती है। अब वो गया घर अपने दोस्त के पास, अपने दोस्त से पूछ रहा है, ए सुनो ना वो लड़की एक ठो लड़की है ना, वो हमको 2-3 बार देखी है, देख के मुस्कुरा रही थी, क्या करें उसको आई लव यू बोल दें, 143 बोल दें। अब उसका दोस्त कहेगा बोल दे, जब देख रही थी मुस्कुरा रही थी तुमको पसंद करते बोल दे। अब वो लड़कवा अपने दोस्त का बात सुन लिया, अब जाएगा शाम को अपने घर, अब सोने के टाइम सोचेगा बोल दें नहीं बोल दें, बोल दें नहीं बोल दें। अब वो अपने विवेक, अपने बुद्धि, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा और उसके बाद दिमाग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो डिसीजन लेगा कि 143 उसको बोलना है कि नहीं बोलना है। तो हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं संविधान में यूज देखिए, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति भी वही काम करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, जैसे ही अपने दोस्त से सलाह ले रहा था 143 के में कि आई लव यू बोल दें कि नहीं, उसी तरह आर्टिकल 143 के माध्यम से राष्ट्रपति सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, मुख्य न्यायाधीश से या जो भी उसमें वरिष्ठ हो, सलाह लेता है कि हमको इस मैटर पे, इस पे आप सलाह दीजिए कि हम क्या करें। अब राष्ट्रपति सलाह मांगा और यह सलाह इसको दे दी। अब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस सलाह को माने या ना माने। जैसे इसके ऊपर डिपेंड करता था कि ये सलाह को माने, आई लव यू बोले या ना बोले, उसकी मर्जी। उसी तरह राष्ट्रपति भी इस सुप्रीम कोर्ट के सलाह को माने या ना माने, इसकी मर्जी। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, राष्ट्रपति कहीं बांग्लादेश के शेख हसीना के चक्कर में आ गए तो वो किससे पूछेंगे 143 बोल दे कि नहीं, तो वो पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और उसमें किसी वरिष्ठ न्यायाधीश से कि भैया क्या करें, तुम बताइए ना, ये दोस्त बताओ ना क्या किया जाए। तो वो उनको बताएगा, अपना जो पक्ष होगा वो रखेगा। अब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शेख हसीना को बोलें या ना बोलें। ये समझने के लिए सिर्फ है, एंटरटेन के लिए, कि आर्टिकल 143 में क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। अब वो सलाह माने या ना माने ये राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।